गाइस वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। आज हम लोग देखेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार जल्दी से जाके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो, इसे एक्सेस कर लो। यहाँ पे हर नया वीडियो हर 24 घंटे में अपलोड हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार देख लेते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो यार हेडिंग डाल लो स्विच केस स्टेटमेंट्स। देखो अभी हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स अभी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब देखो इफ एल्स के बाद स्विच केस स्टेटमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखो दोनों ही ये हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लेकिन स्विच केस की जरूरत हमें क्यों पड़ी यार। जब मल्टीपल कंडीशंस पे हमारा आंसर डिपेंड होने लगता है, जब कंडीशंस बढ़ जाती हैं तो इफ एल्स थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं रहता है, तो इसलिए हम वहां पे स्विच केस यूज करते हैं। अब देखो स्विच केस हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं स्विच केस से क्या होता है। स्विच केस से हमारी सबसे पहला पॉइंट रीडेबिलिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, रीडेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, यही एक सबसे मेन कारण है स्विच केस को यूज करने का। अब देखो स्विच केस स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या हैं और इसे किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका सिंटेक्स क्या है। आर्टिकल्स पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम पे जाएंगे। तो ये देखो सिंटेक्स इसका क्या होता है। हम लोग सबसे पहले हम लोग को एक कीवर्ड लिखना होता है स्विच, है ना। स्विच कीवर्ड लिख दिया, इसके अंदर कोई आपकी एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारे कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे, फिर हमारे केसेस चालू होंगे। अब यार ये केसेस कैसे लिखे जाएंगे देखो मैं बताता हूं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जिस डेटा टाइप का है उसी डेटा टाइप की कांस्टेंट वैल्यूज हम यहां पर लिखेंगे, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस वैल्यू से मैच हो गई वो केस हमारा चल जाएगा, और बाकी केस भी हम देखेंगे कि वो चलते हैं यानी वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट हम एक लिख देंगे डिफॉल्ट केस, मतलब कोई केस ना चले तो डिफॉल्ट ही, मतलब एल्स की तरह एक तरह से हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्विच केस स्टेटमेंट्स का अपना सिंटेक्स। पहले यहाँ पर स्विच हम लिखेंगे, उसके अंदर एक्सप्रेशन, फिर मल्टीपल केसेस आएंगे, केसेस में हम यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, ठीक है। ये हम प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे कि हम क्या कुछ कैसे क्या लिखते हैं। अब देखो आओ एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट्स हम कैसे लिखेंगे। तो यार ये है हमारा लेक्चर नंबर 19 और आज हम लोग देख रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले मेन फंक्शन। अब यार देखो इफ एल्स कंडीशन में क्या होता था कि अपनी किसी कंडीशन के बेस पे हमारा कोई पार्ट चलता था, इफ का या फिर एल्स का। तो बेसिकली जो इफ एल्स इफ लेटर थी ना उसी का एक सब्स्टिट्यूशन है ये स्विच केस स्टेटमेंट्स। देखो ये कैसे काम करेगा। एक इंट ले लेते हैं a इक्वल 10, है ना। अब हमने लिखा स्विच, उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर, रुको पहले हम ऐसा कर लेते हैं कुछ, स्विच। अभी देखो यहां पर VS कोड ने हमें पहले से एक फीचर दे दिया है, इसे एंटर करते हैं। अभी देखो यहां पर एक जो सिंटेक्स लिख के आ गया है ना, ये कोड स्निपेट, ये देखो ये क्या कह रहा है। स्विच के अंदर एक की होगी और केसेस में वैल्यूज होंगी। अब इसे समझ लेते हैं, केसेस की और वैल्यू क्या है और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। की का मतलब है हम जिस डेटा को चेक करना चाहते हैं, मतलब जो हमारी कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर हम ए को चेक करेंगे। अब ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो केसेस में हमारे यहाँ पर कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज आएंगी। कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे केसेस में वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी, जैसे कि 10, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम प्रिंट कर देंगे वैल्यूज 10, है ना। अभी चलो ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा देते हैं, इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं इधर। और अब मान लो केस की वैल्यू अगर 20 हो गई तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू इज 20, है ना। और मान लो कोई वैल्यू अगर ना तो 20 हुई ना 10 हुई, तो हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू इज नाइदर 10 नॉर 20, है ना। चलो ये हम लोग का एक पूरा फ्लो हो गया। तो यार ये अपना बेसिक सा सिंटेक्स हो गया है स्विच केस स्टेटमेंट्स का, है ना। यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखी। अब देखो ए में वैल्यू है 10, तो अब अगर
10 किस केस से मैच करेगा, 10 इस पहले वाले केस से मैच कर जाएगा और वो वाला हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो प्रिंट हो जानी चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए वैल्यू इज 10। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो देखते हैं क्या आ रहा है। यार ये क्या आंसर आ रहा है, वैल्यू इज 10, वैल्यू इज 20, वैल्यू इज नाइदर, मतलब सारे ही आंसर चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं था यार, इफ एल्स कंडीशन में क्या होता था कि कोई एक आंसर चल जाए फिर बाकी ना चले, कंडीशन के बेस पे आंसर डिपेंड होना चाहिए था ना। तो यहाँ तो हम लोगों ने वो बेसिक अपना जो फ्लो है वही खो दिया, यहाँ तो सारी कंडीशन चल रही है, फिर अलग अलग लेने का फायदा क्या था यार। इसीलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रेक स्टेटमेंट को। अभी देखो ब्रेक स्टेटमेंट काम क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होता है तब वो अपने जो उसके नीचे जितना भी कोड लिखा होता है उसे वो इग्नोर कर देता है ना। मतलब जैसे ही यहाँ पर केस 10 चलेगा और ये जो साउट है, ये जो प्रिंट वाली लाइन है, ये जब प्रिंट होगी उसका जब ब्रेक आएगा तो इसके नीचे के एक भी केस नहीं चलेंगे और हमारा जो फ्लो है वो स्विच से इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो अब आंसर आ गया वैल्यू इज 10। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ये ब्रेक एक जंपिंग स्टेटमेंट है, जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने नीचे का कोड को इग्नोर कर देगा और ये जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक से बाहर जंप कर देगा। तो इसीलिए हम हर केस में जरूरी होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट एक लिख दें। ठीक है, तो हमने हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया है। अब यहाँ पर जो केस एग्जीक्यूट होगा बस वही चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। ठीक है, अभी देखो ये डिफॉल्ट क्या है, मान लो वैल्यू ना तो 10 होती ना 20 होती, तो ये डिफॉल्ट केस चलता है। ये जस्ट लाइक एल्स केस है इन एल्स इफ लैडर, है ना। जब ऊपर का कोई भी केस नहीं चलेगा तो डिफॉल्ट केस चल जाएगा। डिफॉल्ट ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, बिना डिफॉल्ट के भी कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन यार लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, रिकमेंडेड है। ओके, ब्रेक भी कंपलसरी नहीं है लिखना, लेकिन ये भी लिखना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, तो अब हम ये लोग समझ गए कि स्विच क्या है, केस क्या है, डिफॉल्ट क्या है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी होगी, जैसे हम केस में कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू हमेशा एक लिटरल और कांस्टेंट ही होनी चाहिए। अब लिटरल और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के थ्रू चेंज नहीं हो रही या फिर डायरेक्टली वो नंबर्स, है ना। तो यार ये हो गई ये। अब देखो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एक वोबल चेक करने का प्रोग्राम अगर हम लोग लिखें तो वो कैसे काम करेगा, जैसे हम लोग ने यहां पर दे दिया, इसे कमेंट आउट कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं कैट सी एच इक्वल टू ए और यहां पर दे देते हैं सी एच। अभी देखो सी एच किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू ही होगी, है ना। पहले हमने वैल्यू दी ए, तो आंसर क्या आना चाहिए, यस इट इज वोबल। कैपिटल ए में भी आंसर क्या आना चाहिए, वोबल। तो यार मैंने यहाँ पे सारी कंडीशन लिख दी है। अब देखो वोबल होने के लिए वो कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, स्मॉल ए, कैपिटल ए, ऐसे ई, आई, ओ, यू, है ना। तो इसकी सारी कंडीशन हो गई। अब मान लो वो इनमें से कुछ भी नहीं होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, नाइदर कैपिटल नॉर स्मॉल, है ना। तब क्या होगा वो, तो वो कॉन्सोनेंट होगा। तो डिफॉल्ट में हम लिख देंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब यार देखो ये कैसे चलेगा, सी एच में है वैल्यू ए, आएगा ये मैच करेगा, केस पहला वाला मैच हो जाएगा, हाँ वैल्यू ए है, वोवल प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक, और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। हाँ आंसर आ गया हमारा वोवल और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली चल गया। ठीक है यार, अब अगर हम यहाँ पे दे दें कैपिटल आई तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल यार आंसर वोवल आना चाहिए था और आंसर वोवल आ गया। क्यों आया, देखो पहला केस आया, इसने मैच किया यार नहीं मिला, नीचे आए मैच किया नहीं मिला, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, हाँ केस आई ये मिल गया। तो ये यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ, देन हमारा फ्लो ब्रेक हुआ और हम बाहर आ गए और हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मान लो ये कोई केस मैच ना करता, ये कोई भी केस अगर मैच ना करता तो डिफॉल्ट केस चलता और आंसर आता कॉन्सोनेंट। जैसे कि
बी के केस में अगर हम बी प्रिंट कराएं तो आंसर कॉन्सोनेंट आएगा। ये देखो आंसर हमारा कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि देखो बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट्स आखिर काम क्या करते हैं। एक और मैं समराइज कर देता हूं, जो इफ एल्स इफ लेटर थी उसे ही एक थोड़ा रीडेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एग्जिस्टेंस में आए स्विच केस स्टेटमेंट्स। इनसे क्या हुआ, इनसे थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ गई, है ना। अब देखो स्विच केस स्टेटमेंट से कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग को ध्यान रखना है, तो आओ पहले नोटपैड पे जाते हैं, वहां पे सीख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें स्विच केस स्टेटमेंट्स में ध्यान रखनी चाहिए, वरना गलती हो जाएगी। देखो सबसे पहली बात यह है कि जो केसेस की जो वैल्यू होगी वो हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना, वो वेरिएबल नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब इसका ये है जैसे हमने लिखा केस 10, ठीक है, उसके बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यार ये जो कंडीशन है ना, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे लिख दें इस तरह से कुछ केस y, तो यार ये रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। तो यार ये गलत हो जाएगा। अब देखो इस कंडीशन को अगर हमें सही करना है तो इसे हम सही भी कर सकते हैं एक तरह से। देखो क्या कर सकते हैं, y हमने कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया होगा। मान लो इस केस में हमने y डिक्लेयर किया था ऐसे कुछ इंट y, है ना। अगर हम y को डिक्लेयर कर देते हैं एज फाइनल वेरिएबल, जस्ट लाइक फाइनल इंट y इक्वल टू 20, और इसके बाद अगर हम लिखते हैं केस y, हाँ तो यार ये जो है ना, ये तरीका बिल्कुल वैलिड है, ये तरीका काम कर जाएगा। अब देखो ये तरीके ने काम क्यों किया, हमने लिखा है फाइनल, और मैं बता चुका, और ये फाइनल का मतलब ये होता है कि जो y है ना उसकी वैल्यू हमेशा 20 रहेगी, y की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब y की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी चेंज ही नहीं होगी तो यार वो क्या है, वो एक कांस्टेंट ही तो बन गया, इनडायरेक्टली कांस्टेंट बन गया। और मैंने कहा था केसेस में कांस्टेंट वैल्यू ही लिखी जाती है, फिर इसलिए यहाँ पर ये केस काम कर गया है। अगर हम y के लिए 20 लिखते हैं तो ये केस काम कर जाएगा। देखो एक प्रोग्राम में लिख के देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर, अब मान लो यहाँ इसकी जगह हमने y लिख दिया और ऊपर हमने y डिक्लेयर किया। अभी देखो अभी एरर आ रही है क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया। ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया y कैर y इक्वल a, और यहां पर हम दे देते हैं वैल्यू a। तो अभी देखो हमने फाइनल नहीं किया है तो एरर आनी चाहिए यहाँ पे, और देखो यहाँ पे आप रेड लाइन के अंडर में देख रहे होगे एरर आ भी रही है। क्या एरर आ रही है, केस एक्सप्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये एरर आ रही है। अब लेकिन जब हम इसे फाइनल कर देंगे तो देखो ये एरर खत्म हो गई, यहां से ये एरर खत्म हो गई। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, रन भी कर जाएगा। ठीक है, तो यार ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए था, ये फाइनल वाला। अब दूसरी चीज, जो केसेस की जो वैल्यू होती है ना वो सेम होनी चाहिए, मस्ट बी। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है जैसे हमने स्विच में कोई एक्सप्रेशन लिखा था, स्विच में हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखा था वो जिस टाइप का था उसका आंसर जिस टाइप का आ रहा था, केस की वैल्यू भी उसी टाइप में होनी चाहिए। मतलब अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीजर था तो केस भी हमारा एक इंटीजर कांस्टेंट ही होगा। अगर ये हमारा कैरेक्टर था तो केस भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट ही होगा, है ना। जैसे प्रोग्राम में अगर देखो तो जैसे ये जो ch है, ये इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है कैर, इस ch का टाइप है कैर। तो हमारे जो केसेस है ना वो भी सब कैरेक्टर टाइप के हैं। देखो कैरेक्टर टाइप, ये y है, y भी कैरेक्टर टाइप का है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात, हम अपने स्विच केस के सिंटैक्स में कितने भी जितने चाहे उतने केसेस लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ केसेस, है ना, n नंबर ऑफ केसेस आर अलाउड। ठीक है, तो हम कितने भी केस लिख सकते हैं, उस पर कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फोर्थ, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रेक एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स हमने लिखे थे ना वो कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे ये जो ब्रेक स्टेटमेंट था, ये सारे ब्रेक स्टेटमेंट थे, ये ऑप्शनल है, ये हम ना लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये डिफॉल्ट केस भी ना लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रिकमेंडेड क्या है ये आप लोग समझ चुके हो,
ब्रेक और डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमें हमेशा लिखने हैं, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, अब ऐसे जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट पे यार हम लोग बात कर सकते हैं कि जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ना, इसकी जो कन्वेंशनल पोजीशन जो होती है वो होती है लास्ट में। मतलब इसका मतलब यह है कि मतलब डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम लोग सारे केसेस लिखने के बाद लिखते हैं सबसे लास्ट में, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन वो चलेगा तभी जब कोई और दूसरा केस ना चले, है ना। जैसे हम यहाँ पे ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट यहां से हटा के अगर हम इसे सबसे ऊपर लिख देते या फिर कहीं बीच में लिख देते, जैसे मान लो यहां लिख दिया हमने से, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर हमारा सेम आएगा। देखो यहां मैंने बी कर दिया है, आंसर कॉन्सोनेंट आना चाहिए और आंसर कॉन्सोनेंट आ जाएगा। ये देखो कॉन्सोनेंट आ गया, ये सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट आ गया, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे प्रोग्राम को। अब ऐसे कुछ बातें हैं जो हमें और याद रखनी है, आओ उसे हम प्रोग्राम में देखते हैं। तो मैंने ऊपर वाले पार्ट को कमेंट आउट कर दिया है ताकि वो दिक्कत ना दे यार कंपाइलेशन में। तो देखो जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर इंट x इक्वल टू 10, स्विच में लिख दिया, यहां पर मैंने x प्लस 10, x प्लस 10, है ना। और यहाँ पे पहले केस में है वैल्यू 10, अगर ऐसा है कुछ तो सॉर्ट कर दो 10 सिंपली और देन ब्रेक। अब इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट केस को हम 20 ना लिख के हम क्या लिखते हैं 10 प्लस 10, है ना। तो यहां पर प्रिंट हो जाना चाहिए 20 देन ब्रेक, है ना। यहां पर 10 पहले केस में हो गया 10, दूसरे केस में हमने लिख दिया 10 प्लस 10 मतलब 20। यहां पर एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेंड्स हैं और जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो सारी कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर फाइनल होनी चाहिए, है ना, तभी ये केस पॉसिबल होगा। अगर यहाँ पर हम कोई वेरिएबल लिख देते जो कि फाइनल नहीं था तो ये केस पॉसिबल नहीं होता और कंपाइल टाइम एरर आ जाती। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो एक दूसरी बात और है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि केसेस कांट बी डुप्लीकेट। मतलब इसका मतलब यह है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक स्विच स्टेटमेंट लिखा, उसके अंदर एक केस की वैल्यू है 10 और किसी दूसरे केस की वैल्यू भी 10 हो गई, या फिर अगर हम 10 ना लिख के उसे 5 प्लस 5 भी लिख देते हैं ना, तब भी इनडायरेक्टली वो 10 ही है। तो यार अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा और ये केस हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब केसेस की वैल्यू यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ने ये अच्छे से सब देख लिया है कि स्विच केस स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्विच केस स्टेटमेंट होते क्या है, इनकी नीड क्यों पड़ी, इनकी नीड थी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना। देन मैंने आपको स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, जैसे कि केसेस डुप्लीकेट नहीं हो सकते, केसेस में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर वेरिएबल आ भी गया तो उसे हम फाइनल डिक्लेयर करेंगे तो ऐसे वो काम कर जाएगा। डिफॉल्ट कंडीशन क्या है, डिफॉल्ट कंडीशन इसका कोई कन्वेंशन नहीं है कि हमेशा लास्ट में लिखी जानी चाहिए, हम कहीं भी इसे लिखें ये काम कर जाएगी, है ना। तो यार इस तरह से हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, स्विच केस स्टेटमेंट हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे बेस्ड ऑन स्विच केस स्टेटमेंट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।